नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह और हमारे मेहमान हैं सुमित सर, बाबा और पुण्येंदु जी। आप सभी का स्वागत है। सर, आज आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जो दिल्ली में 4 उसकी उम्मीदवार हैं, 4 और 3 सीटें मिली हुई हैं, तो 4 उसके उम्मीदवार आज घोषणा हो गई है। कांग्रेस की कुछ दिनों बाद लिस्ट आएगी, जो 3 उम्मीदवार बच गए हैं। सवाल ये है कि बीजेपी किसको उतारेगी? क्या सेम रिपीट होंगे या कुछ बड़े हैवीवेट जो चेहरे हैं, पर्सनालिटी, क्रिकेटर, कौन होगा उम्मीदवार? थोड़ा 29 को पहली लिस्ट आने 29 को पहली लिस्ट आने में 100 की करीब ना, 90 से 100 की जिसमें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी नाम होगा। हो सकता है। हाँ। तो सर, जो दिल्ली की सीट है, क्योंकि दिल्ली बड़ा है, देश की राजधानी है, तो सब लोग दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। क्या जो 7 विधायक अभी सांसद हैं, जो दिल्ली के आम आदमी विधायक बीजेपी के, वो रिपीट होंगे? सांसद जो है, क्या बीजेपी के रिपीट होंगे या हम कुछ नए कैंडिडेट देख सकते हैं, बड़े नाम जो लोगों के मन में है लेकिन जानते नहीं हैं उसके बारे में? देखिए, स्पेकुलेट करने वाली बात है स्थिति, क्योंकि हम तो बीजेपी की चुनाव समिति में है नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति में। तो हम जो बातचीत करने वाले हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो जो 2-4 लोगों से बातचीत हुई, उसके बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कि बात बिल्कुल सही भी हो सकता है कि बिल्कुल गलत हो, या फिर आधी से आधी गलत हो अभी तक की स्थिति में। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 27 फरवरी को शाम को 6-6:30 बजे, ये तब तक की बात कर रहा हूँ मैं, इसको क्लियर कर दूँ। तो पहले तो आम आदमी पार्टी ने जो 4 लोग घोषित किए, उनके नाम बता देता हूँ। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती हैं, ये सिटिंग एमएलए हैं। दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान बनाया, ये भी सिटिंग एमएलए हैं। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्र को मिलाया गया है, जो कांग्रेस में थे और आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। ये सांसद रह चुके थे, लेकिन ये अभी ना सांसद है ना विधायक हैं। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार हैं, जो कि सांसद हैं, वो विधायक है, माफ़ करिएगा। तो ये 3 विधायकों को आम आदमी पार्टी ने अपने कोटे की 4 सीटें अनाउंस कर दी हैं दिल्ली की। और एक कुरुक्षेत्र की कर दी है सुशील गुप्ता जी, जो कि राज्यसभा के सांसद थे, जिनका इस बार राज्यसभा नहीं दिया गया, उनको कुरुक्षेत्र से, उनको कुरुक्षेत्र से ले आए हैं। मेरे पास ये जानकारी थी, तो मैं सुशील गुप्ता से शुरू करता हूँ। सुशील गुप्ता का चुनाव लड़ना तय था। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं देते तो हुड्डा जी उनको टिकट दे देते। वो हुड्डा जी के काफ़ी क्लोज हो गए थे इन दिनों में। और तो पार्टी स्विच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस टिकट दे दी। मतलब वो तो ये ऐसा था, ये ऑलमोस्ट बात हो गई थी जब हुड्डा जी ने ही सवाल खड़ा किया था कि हरियाणा की मैं एक भी सीट नहीं दूंगा आपको। फिर जब लगा कि सुशील गुप्ता को देना ये इनका कैंडिडेट होगा, तो हुड्डा जी उस चीज़ पे मान गए। ये मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कुरुक्षेत्र वैसी सीट जो देखा बिजनेसमैन लोग ही लड़ते, नवीन जिंदल लड़ते थे, वो हार गए उसके बाद। ऐसा क्या है वो सीट में, क्यों बिजनेसमैन लोग लड़ते, जिनका जमीनी कोई पकड़ नहीं? हरियाणा की वो, हाँ, नायब सिंह नैनी, सैनी साहब इसमें देता हूँ, इसमें एक छोटा सा, उसके बाद सुमित को दोबारा दूंगा। वो कुरुक्षेत्र सीट सबसे बड़ी बात की क्यों दी हुड्डा साहब ने, क्योंकि कुरुक्षेत्र वाली जो सीट है ना, उस पर सुरजेवाला साहब दावा कर रहे थे। उन्हीं की लोग विधानसभा उसी के अंदर आती है। विधानसभा उसी के अंदर आती, पर इतना ही कहना काफी है। इतना कहना काफ़ी। इसका मतलब उनको सुरजेवाला को नहीं देना था, उनके लोगों को नहीं देना था, तो उन्होंने अपने आदमी को दे दिया, जो कि उनके साथ आजकल काफ़ी पैली हो गए। तो कई जगह देखा मैंने पब्लिक फोरम पे, जो मुझे पता लगा कि साथ साथ आते जाते भी हैं, उठ बैठ भी रहे हैं, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स कवर करते हैं, उन्होंने अक्सर देखा गुप्ता जी को उनके साथ। खैर, कमिंग बैक टू दिल्ली, जो आपने सवाल पूछा, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। तो जो मतांतर था नंबर 1 और नंबर 2 कैंडिडेट में, वो काफ़ी बड़ा था। करीब 18 से 20% का अंतर रहा कि किसी को 56% वोट मिले तो उसको 38% वोट मिले, 40% वोट मिले, मतलब बहुत बड़ा अंतर था। कांग्रेस के कैंडिडेट हर जगह नंबर 2 रहे, लेकिन 18-20% के अंतर के साथ। तो बीजेपी की हवा थी 19 में, जो पुलवामा, बालाकोट और ये सब चीज़ों के बीच में चुनाव हुआ था, हमको नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे में हंसराज हंस भी जीत गए थे चुनाव, मनोज तिवारी भी जीत गए, गौतम गंभीर भी चुनाव जीते, मीनाक्षी लेखी सांसद हैं अपने यहाँ से दिल्ली की एक सीट से, बिधूड़ी जी एक सांसद हैं, प्रवेश वर्मा एक सांसद हैं। तो जो मेरी जानकारी है वो ये कि दिल्ली, मतलब ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी अपनी 303 सीटों में से, सिटिंग सीटों में से 30 से 40% टिकट चेंज करने वाली है। तो जब वो 30 से 40% वोट सिटिंग एमपीज़ को चेंज करेगी, उसमें आप मान के चलिए 21 लोग तो अभी उन्होंने विधानसभा में लड़ा दिए थे, जो अलग अलग जगह चुनाव, जो जीत गए वो मंत्री बना दिए उन्होंने, जो हार गए उनका अपने आप ही पत्ता साफ हो गया कि आप जब विधानसभा नहीं जीत पा रहे हो तो लोकसभा क्या जीतोगे। तो 21 तो ऐसे बदल गए। तो अगर 303 का मैं 30% पे आऊँ तो करीब 100 एमपीज़ को बदलना है, 100 से 125 एमपीज़ को, तो 21 ऐसे कम हो गए। अब हर इलाके से जहां बीजेपी ने थंपिंग मेजॉरिटी हासिल की है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यूपी, इन जगहों, मध्य प्रदेश, जहां पे बीजेपी का ऑलमोस्ट 90% के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, वहां पर सबसे बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। दिल्ली से अछूता नहीं रहेगा, ये लॉजिक है।
और ये इस लॉजिक के पीछे दिल्ली के साथ जो चुनाव समिति के लिए जो सर्वे करने वाले लोग हैं, एजेंसीज़ हैं, वो बाकायदा कैंडिडेट के नाम ले लेके सर्वे कराए गए हैं दिल्ली के अंदर। और बहुत से मेरे तमाम मित्र हैं, इसको आपके इस प्रोग्राम को बहुत लोग देखते हैं, काफ़ी हज़ारों लाखों में व्यूज़ आते हैं आज की डेट में। उनको शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन उनको बहुत से लोगों पे गाज गिर सकती है। दिल्ली में 7 में से 5 से 6 आदमी बदले जा सकते हैं। ये अभी तक की जानकारी है, आज तक की। बहुत बड़ी खबर है से अगर 7 में से अगर 6 कैंडिडेट बदले जा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये एकोमोडेट कैसे होंगे, क्योंकि विदुड़ी साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं। मीनाक्षी लेखी जी आपके सांसद हैं, मंत्री बनाए हैं आपने, प्रवेश वर्मा को कैसे हटाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अभी तो हैं। अगली सीढ़ी पे चले गए। अरे हम पहली सीढ़ी पे ना, आप अकोमोडेशन पे आ गए। अभी तो ये तय होना है कि कौन वो 5 या 6 में से 2 कौन से हैं जो बच रहे हैं। आपने नाम नहीं बताया, आप कुछ बताने वाले थे। आप इस बात को लेकर चिंता करो कि इनका क्या होगा। वहाँ तो तीसरी लाइन में बैठा हुआ आदमी चीफ मिनिस्टर बन रहा है। फर्स्ट टाइम विधानसभा में जीता, वो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है। वो समझ लिए आप, तीसरी बार का विधायक चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब जो नामों की चर्चा, उसके पहले एक खबर दे देता हूँ जो कि राज्यसभा से जुड़ी हुई है। कर्नाटक की जो बात आई है, कर्नाटक में जो है रिवर्स कमल हो गया है। समझ गए। हाँ, तो जो बीजेपी जेडीएस का कैंडिडेट हार गया है, मतलब हारने की स्थिति में है, क्योंकि एक बीजेपी के एमएलए ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया है, और एक एमएलए एब्सेंट हो गया। दो डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन कमल उल्टा कर दिया। तो ये दो हो गए, और पहले से ही जनार्दन रेड्डी कर चुके हैं, तो वहाँ पे उल्टा हो गया। मैं हिमाचल फंसा हुआ है। आपने मुझसे पूछा था नामों के बारे में, तो मेरे पास 2-3 नाम जो मुझे पता लगे हैं। हो सकता है कि सीटें दाएं बाएं हो जाए, क्योंकि दिल्ली की सीटें बहुत ही आपस में मिंगल्ड अप हैं, तो पता नहीं चलता है किसको कहाँ से दें। उसमें बहुत माइन्यूट डिलिमिटेशन के बाद मेरी भी कमजोरी है, बहुत सी सीटों को मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ, जब क्योंकि पिछली बार चेंजेस हो गए। याद रहता था। हाँ, पहले दिल्ली, हाँ, करोल बाग, और कई सालों से चली आ रही थी। आउटर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये सब याद रहता। तो हो सकता है, लेकिन 5-6 नाम मैं आपको बता देता हूँ जो दिल्ली में बीजेपी के तरफ से चुनावी उम्मीदवार हो सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी जानकारी मेरे पास है, अगर ये ठीक रहा तो एक मशहूर फिल्म स्टार हैं जो अभी भारतीय नागरिक बन गए हैं 3-4 महीने पहले, जिनको कनाडा कुमार कहा जाता था। इतना काफ़ी है ना। तो वो दिल्ली की किसी एक सीट पर, इनकी एक मूवी भी आई थी चांदनी चौक वाले थीम पे ही। अब पता नहीं मुझे कहाँ से होंगे, ये नहीं पता मुझे। सुमित सर, वो राजेश खन्ना के दामाद भी हैं, अक्षय कुमार साहब। तो वो यहाँ सांसद थे नई दिल्ली से, और बहुत ही चर्चित जो उनके और अडवाणी जी के बीच मुकाबला हुआ था। और तो वो इलेक्शन में वो तो कांग्रेस से थे। अब ये भी खुलासा कर दीजिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि वो बीजेपी से, जो मैंने सुना कि अक्षय कुमार दिल्ली की किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको समझाया, मनाया, पटाया जाने में एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है उनको ऑन बोर्ड लाने की। और जो 2-3 नाम मुझे पता लगे हैं दिल्ली में जो हो सकते हैं, उसमें एक नाम मनजिंदर सिंह सिरसा साहब का है। सिख फेस होने के नाते वो जो सिख बहुल सीट होगी जो भी आपकी दिल्ली की, उसमें उनका नाम आ सकता है। एक नाम मुझे पता लगा है, रुकिए मैंने भूल ही गया, देखिए मैंने एक और एक्ट्रेस हैं, उनके नाम की। अच्छा हाँ, वो दिल्ली के बाहर है, वो अलग बताऊंगा मैं, वो अलग सवाल के लिए रखा हूँ। एक बांसुरी स्वराज का नाम है, सुषमा स्वराज की सीट से बांसुरी स्वराज जी का नाम है। काफ़ी एक्टिव भी हैं आजकल, उनको पार्टी प्रमोट भी कर रही है, और पार्टी उनको कहती है कि इनको डिबेट में बुलाइए, इनको बिठाइए। तो शी इज़ डूइंग गुड ऑल्सो। यंग फेस है, नया चेहरा है। सुषमा स्वराज की सिंपैथी भी उनके साथ है, उनके नाम की, और आर्टिकुलेशन अच्छा है, लॉयर हैं। तो हर पैमाने पर वो एक रिस्क लेने वाला फैक्टर बनता है उनके साथ। एक नाम और सुना है, वो ये कि रामवीर बिधूड़ी साहब के मतलब कोई दूसरा बिधूड़ी कोई हो सकता है उस इलाके में। और कौन? रमेश बिधूड़ी। हाँ, रामवीर बिधूड़ी हो सकता है। अभी रमेश बिधूड़ी है ना। हाँ, तो बिधूड़ी को बिधूड़ी से बदला जा सकता है। वो शायद एक ही परिवार के भी हैं, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ, वो उनका डोमिनेंस है उस इलाके। तो ये 3-4 नाम मुझे पता लगे दिल्ली में हो सकते हैं। जो आप बाहर का बोल रहे थे बाबा, वो 2-3 नाम और बता देता हूँ जिसकी चर्चा चल रही है। एक तो मशहूर क्रिकेटर हैं, और अभी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे हैं, और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और एक एक्ट्रेस हैं, हिंट समझ गए लोग, और बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग करती रही है बीते 5 सालों में,
और पंगे लेती नहीं अच्छे अच्छों से उन्होंने। तो एक वो वो लक्ष्मीबाई है पंगा। हाँ नेपोटिज्म पे बहुत सवाल उठाती है। तो एक उनका नाम भी बहुत चर्चा में है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर सुपरस्टार्स पर रिलाय कर रही है। उनको लगता है कि इस बार जो हम कल बात कर रहे थे कि 10 सीटें हमको दक्षिण से आनी चाहिए, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार से बीजेपी बात कर रही है। सुरेश गोपी का नाम उनमें से एक है। यहाँ तक कोशिश हो रही है कि बाबा बताएंगे उस चीज़ के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा, बाबा की खबर है वो। बाबा ने मुझे बता दी थी शो के पहले, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। वो क्रिकेटर हैं। एक और नाम है एक मशहूर एक्टर का, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने भी नई पार्टी बना ली है अपनी, विजय कुछ नाम है, तमिलनाडु के उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। बनाने वाले थे, हाँ, बन चुकी है। हाँ, तो वो उनको भी ऐसा पार्टी बना के बीजेपी उनको अपने साथ खड़ा कर रही थी। कोई ये कॉम्बिनेशन बनाने की बात चल रही है कि उनको भी लिया, और उनकी अच्छी खासी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ये दक्षिण में इनरोड्स बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का जाना, सुरेश गोपी की बेटी की शादी में, वहाँ पे ममूटी मोहनलाल सबका खड़े होना, एक साथ आ जाना। ममूटी मोहनलाल खुलकर लेफ्ट विंग के सपोर्ट में रहे केरल जैसी जगह पे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के बाद मंच पर वहाँ पर आए बैठे। तो ये तमाम चीज़ें इशारा करता है कि बीजेपी ने वहाँ पर होमवर्क करना शुरू किया है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बार बार मिशन साउथ कर रहे हैं। अब आप कांग्रेस का बता दो। आज भी वो नहीं, हाँ, ढेर सारे नाम चल रहे हैं। एक जो तमिलनाडु की बात आई तो एक भारत के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर के नाम की चर्चा, उनको कन्विंस किया जा रहा है, अभी तक वो माने नहीं है। कुछ ऐसा ही कलर है ना, कुछ ऐसा ही कलर है, ऐसा ही पीला कलर ही है वो। हाँ, चेन्नई टीम से है, लेकिन वो उनके बारे में है जो बातें चल रही है कि कन्विंस किया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक डॉज करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे एक पूर्व कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम का जो बहुत ऊंचाई तक ले गए, कोलकाता में बैठे हैं, तो वो भी उन पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन वो भी हाँ ना कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे क्रिकेटरों पे दबाव। एक जो इन्होंने जो कहा, एक क्रिकेटर जो लड़ेंगे वो यूपी से लड़ेंगे, फास्ट बॉलर हैं, अभी उनका एक ऑपरेशन भी हुआ है, तो वो उनके भी लड़ने की चर्चा है। मेरी जानकारी नाम ही ले नहीं पड़ रहा मुझे। मैं मोहम्मद शमी की बात कर रहा हूँ, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज ही मोहम्मद शमी के घुटने के ऑपरेशन की विजुअल आए। उन्होंने खुद ही ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने उनको वेल विशेस भेजी, प्राइम मिनिस्टर ने उनको चिट्ठी लिखी उनकी, और उस चिट्ठी को उन्होंने बाकायदा थैंक यू बोला पीएम को। तो लगातार 2-3 ट्वीट्स का एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि कहीं कुछ चल रहा है। और रिसेंट पास्ट में जब मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप खेलकर लौटे हैं, बाकी टीम तो बाकी सीरीज खेलने लगी, मोहम्मद शमी ने टीम से ब्रेक लिया। दिल्ली में मोहम्मद शमी कई ऐसे पब्लिक पार्टीज में दिखे हैं जहाँ पर पॉलिटिशियंस मौजूद थे। एक तो मैं भी मौजूद था, अनिल बलूनी के घर पे पार्टी होती है, वो जो उनका इकास क्या होता है ना, नया वर्ष जो होता है उत्तराखंडियों का, इगास, उस पार्टी में अनिल बलूनी के घर पर अमित शाह जी भी थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, और मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था मुश्किल से 1 हफ्ता पहले, और मोहम्मद शमी भी वहाँ मौजूद थे। तो तभी ये मुझे लगा कि सारी टीम यहाँ नहीं, मतलब अपने अपने घरों पर है, और ये आदमी पॉलिटिकल सर्कल के बीच में घुस रहा है। देखता हूँ मोहम्मद शमी का एक उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक हैं अनिल करके, उनके साथ भी उनके बहुत पुराने उमेश कुमार के साथी हैं। उमेश कुमार के साथ ही घूमते हैं वो, ये आप ठीक बोल रहे हैं। तो मोहम्मद शमी के साथ एक फ़ायदा ये है कि एक तो वो अल्पसंख्यक मुसलमान समाज से आते हैं, पश्चिमी यूपी के हैं, अमरोहा के आसपास, हाँ, उसी इलाके में आते हैं। अगर सोचिए कि वहाँ से एक मुसलमान के व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे देती है, तो अब 542 में ना दे, तो सारे बीजेपी के सो कॉल्ड की अल्पसंख्यक विरोधी है और ऐसा वैसा, वो सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेगी। तो ये बात हो गई एक। हाँ, जो तो हम कांग्रेस की भी कुछ बात कर लेते हैं। जरूरी है। कांग्रेस में जो खबर ये है कि सबकी निगाहें टिकी हुई है रायबरेली और अमेठी सीट के लिए। और आज जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि रायबरेली के जो कांग्रेस के विधायक, मतलब जो सपा के हैं, वो क्रॉस ओवर चले गए। तो ये सब कहा गया कि जब यूपी के बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये जो है ना, ये ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं किया है, ये ऑपरेशन ऊपर से हुआ है, तो इसको आप जोड़ के देखिए लोकसभा चुनाव से। तो ये ऑपरेशन इसलिए किया गया है कि रायबरेली सीट फंसानी है कांग्रेस की, समझ गए कि आप वहाँ के विधायक को तोड़िए, आपने अमेठी तो जीत ही लिया है, अगला टारगेट, क्योंकि रायबरेली में करीब 2.25 लाख का मार्जिन था सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी राज्यसभा में आ चुकी हैं राजस्थान से, अब वहाँ से कौन लड़ेगा, वहाँ से प्रियंका की लड़ने को ऑब्वियस चॉइस हो रही थी, लेकिन हमारी जानकारी में ये था कि राहुल गांधी शायद जो है वो स्मृति ईरानी को अवॉइड करना चाहते हैं, वो अमेठी नहीं लड़ना चाहते हैं,
तो शायद वो रायबरेली लड़े और वहाँ की जनता को बोले कि यदि आप हमें जिताते हो तो मैं ये सीट रखूँगा, वायनाड छोड़ूंगा। वायनाड जो है वो दो सीट लड़ेंगे। और फिर कहा गया कि प्रियंका क्या करेंगी, तो हुआ कि अमेठी भी लड़नी चाहिए। अमेठी में 50,000 का ही मार्जिन था, तो कहा गया कि आप अमेठी में प्रियंका गांधी को लड़ाओ। तो इस लाइन पे कांग्रेस में थिंकिंग हो रही है। ये कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि गांधी परिवार का जो है नाता जो है उस दोनों क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए। उसको हम ऐसे वैकेंट नहीं कर सकते हैं किसी वजह से। तो इसके लिए ये बात कही जा रही है। और बाबा अगर नहीं लड़ेंगे रायबरेली या अमेठी से गांधी परिवार से, तो एक तरह का वॉकओवर होगा बीजेपी के लिए। और परसेप्शन के लेवल पे भी पता नहीं सीटें कांग्रेस की कितनी आएंगी, पिछली बार तो 80 में 1 आई थी। परसेप्शन पे लेवल पे नहीं लड़ना मतलब कि मैदान छोड़ के भागने वाली बात है। ये रणछोड़ वाली जो बात होती है ना, ये परसेप्शन आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपके बात से 100% सहमत हूँ। अगर आप रणछोड़ बन जाएंगे ना, तो आप बाकी भी जो आप सीटें जीत रहे होंगे वो भी आपके हारने की नौबत आ जाएगी कि आपके जो नेता हैं वो घर बैठ गए, उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया और राज्यसभा से पहुंच गए। ये नहीं हो पाएगा, तो लड़ना तो पड़ेगा, भले हारने की जगह हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैसेज ये जाएगा कि आपने हार पहले ही मान ली ये है। वही स्थिति है पूर्णिया। 2014 में मनमोहन सिंह ने जनवरी में बोल दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उनका वो बोल देना, उनका चुनाव लड़ना भी नहीं था, वो तो राज्यसभा में रहने थे। उनका वो बोल देना ने पूरी पार्टी को 202 से उठा के 50 पे ला के रख दिया, 54 4 44 पे कितने पे, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ इट इज। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे वहाँ पे सीपीआई डी राजन की वाइफ को टिकट मिला ना वायनाड से, तो वहाँ तो हमेशा से लड़ती रही है। नहीं वो पिछली बार तो कोई कार्यकर्ता लड़े थे, जो भी कार्यकर्ता लड़े, लेकिन केरल में हाँ, तो मतलब कांग्रेस ठीक है। और लेफ्ट आपस में ही लड़ते हैं। तो मतलब इसमें यहाँ कोई पे बड़ी बात एक नहीं है। महिला नेता से हारे राहुल गांधी, अब वायनाड में भी एक महिला नेता वायनाड से का मुकाबला मार्जिन हो। आप देख लीजिए। ये आप ये भ्रम मत फैलाइए। ये भ्रम मत फैलाइए। आप दर्शकों को बरगलाइए नहीं। वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट ही लड़ते हैं। लेकिन बाबा कांग्रेस आप क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? डी राजा की वाइफ है। डी राजा स्मृति ईरानी और डी राजा की वाइफ वायनाड लड़ना स्ट्रॉन्ग फेस है। जैसे स्मृति ईरानी लड़ी तो स्ट्रॉन्ग फेस थी। डी राजा ने कोई इलेक्शन जीता क्या, बता दीजिए। नहीं वो नहीं, मुझे बता दीजिए। लेकिन उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही बाबा, तो तो क्या एक पूरा कैडर उनके लिए काम करे, क्योंकि पार्टी का सबसे कैडर हमेशा से उनकी सरकार है वहाँ पे विधानसभा में, आप क्यों भूलते हैं? लेकिन बाबा जब से अगर ऐसे ही यही फॉर्मूला अमेठी के लिए भी था, स्मृति ईरानी पिछला चुनाव 1.5 लाख वोट से हारी, अगला में हरा दिया 50,000 ठीक है। तो क्या यहाँ नहीं हो सकता वैसा? नहीं हो तो कुछ भी सकता है, चुनाव है, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन मैं आप इसी बात को आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बुरा नहीं मत, गुस्सा मत करिए, डर लग रहा है, आप डांट रहे हैं। दोनों को थोड़ा सा चमका नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर डी राजा को लड़ाना है, डी राजा जो कि हम लोग कितनी बार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट साथ साथ रहेगा। मतलब सीताराम येचुरी और डी राजा दो चेहरे ऐसे राहुल गांधी के दाएं बाएं हमेशा दिखेंगे। तो राहुल गांधी की सीट पे डी राजा की अपनी बीवी को लड़ा देना, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। वो अगल बगल की सीट भी लड़ सकती थी, उनका कोटी कौन तो 20 लोकसभा सीटें, राहुल गांधी के सामने ही क्यों? नहीं, क्योंकि ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि वो सीपीआई की सीट, वो सीपीआई वहाँ से लड़ती रही है। चाहे यदि राहुल गांधी को हटा लेते हैं अभी, तो कोई कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ेगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे, तब दिक्कत नहीं हाँ, है। तब राहुल दिक्कत- गांधी के सामने ये आर्गुमेंट ना, ये आर्गुमेंट आप कह सकते हैं कि यदि ये कांग्रेस का इतना बड़ा नेता लड़ रहा है तो क्यों लड़ाने की जरूरत है इसका। लेकिन जवाब कांग्रेस भी यही दे रही है कि हम और लेफ्ट हमेशा आमने सामने लड़े हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है। अब वो होती हैं नहीं होती हैं ये नहीं कर एक नाम छूट गया मुझसे, मुझे अभी याद आया, सॉरी मेरी ना मेमोरी खराब है, ये पोस्ट कोविड जो है ना स्थिति खराब हो गई है। एक स्टार का नाम छूट गया था, वो है विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय का नाम भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है मुंबई की किसी एक सीट से, और कोशिश है ये नहीं हाँ वो भी एक बात हो सकती है। वो कोशिश ये कि सामने से अगर कोई फिल्म स्टार आएगा उसके सामने ये उतारेंगे। अब वो साउथ मुंबई की सीट हो सकती है, अब वो अगर फिल्म स्टार कौन सा होगा उस तरफ से आने वाला, उस पर डिपेंड करता है। उर्मिला जी की सीट तो नहीं हो सकती? नहीं उर्मिला की सीट, उर्मिला इस बार अपनी चुनाव लड़ेगी, नहीं मुझे लगता वो नहीं साउथ मुंबई नहीं है, साउथ तो- मुंबई मिलिंद देवरा की अभी लेकिन बाबा जो फिल्म एक्टर्स जो मतलब इसमें पॉलिटिकल लाइफ में आए हैं, बहुत कम ही हैं जो एक्टिव रहे हैं। जैसे कि अब सनी मैं बता रहा हूँ, सनी देओल साहब को आप देखिए, नहीं, गुरदासपुर से भी किसी को लड़ाने की बात नहीं। मैं लेट मी यू वोंट विन, आप जीत नहीं पाओगे मुझसे। एमजीआर का नाम लीजिए, जयललिता का नाम लीजिए, एनटीआर का नाम लीजिए। नहीं अभी जो विधायक हैं, अभी जो सांसद हैं, हाँ। उनका फिसिडी है, वो ना अटेंडेंस है, ना क्वेश्चन डिबेट है, ना कुछ है।
किस बात के सांसद बने आप? तो सिर्फ ये किसी तो popularity के ये साथ? ऐसे तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं चले। हाँ, कभी नहीं आए। नहीं तो वो खिलाड़ी को क्यों छोड़ रहे हो आप? देखिए उसमें मैं दो उसको थोड़ा बाइफरकेट हेमा करते मालिनी आती हैं। हैं, बाइफरकेट करते हैं। और कुछ और लोग लड़कियां आती हैं, देखिए देखिए कुछ जया लोग बच्चन आती हैं। हमेशा देखिए आती दक्षिण हैं। में हाँ, और सवाल भी साउथ पूछती में हैं तो और अच्छा देखिए भाषण भी देती साउथ हैं। में तो फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों घुले मिले हैं, और वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में पहले काम करते फिर उसको छोड़ लेकिन करके पूरी तरह से पुनेंदु, पॉलिटिक्स आप कहाँ फिल्म स्टार को बहस के लिए थोड़ी लाते हो लोकसभा यार, या फिर लेकिन उसको अगर- उसको तो लाते हो, आपकी वो सीट निकालनी है आपकी। तो गुरदासपुर अगर- की सीट निकालनी है, तो मुझे कहा जा रहा है कि इस बार भी गुरदासपुर में कोई एक्टर ही आएगा। कोई एक्टर ही आएगा। अब नाम मैं भूल रहा हूँ, नहीं भेज देंगे। नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी और एक्टर का ही है, शायद नाम आ जाए सनी देओल के बजाय। तो उनके तो पोस्टर भी लगे थे वहाँ पे क्षेत्र में कि कहाँ हैं, ढूंढो इनको। नहीं, वो तो बीकानेर में वो धर्मेंद्र के भी लग गए थे। सबके हाँ। लग जाते हैं वो तो। लेकिन सवाल है, जैसे अक्षय कुमार की बात हो रही है कि शायद उनको दिल्ली से मिलने की बातें हो रही हैं। अब दिल्ली जैसे राज्य में बीजेपी उतनी मतलब मुझे लगता है कि उतनी खराब स्थिति में नहीं है। ठीक है, दक्षिणी राज्यों में जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, और जहाँ बीजेपी उतनी पावरफुल नहीं है, अपनी जड़ें जमा रही है, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, वहाँ किसी स्टार से अलायंस करना या किसी सेलिब्रिटी को टिकट देना, जहाँ आप उतने स्ट्रांग नहीं है, आपको उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन दिल्ली जैसी जहाँ पे आपका एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास तमाम नेता हैं, वहाँ पे स्टार्स को लाना ऐसी सीटों पर, वो शायद कार्यकर्ताओं के साथ एक अन्याय होगा। बाबा आपको क्या लगता है? स्मृति ईरानी को भी दिल्ली में पहली बार लड़ाया हाँ, था। पहली बार लड़ा था। और कपिल सिब्बल के सामने जी हाँ, 2004 में या 9 में, ख्याल 4 में आई थिंक। और नहीं उस दिक्कत समय स्थिति अलग थी, आज स्थिति थोड़ी नहीं, अलग नहीं, है। नहीं, स्थिति देखिए, स्थिति दिक्कत ये है ना, थोड़ा सा ना कॉशस रहती है बीजेपी, क्योंकि सारे विधानसभा में आप हारे हुए हो, दो बार हारे हुए हो, म्यूनसिपैलिटी में आप हार गए हो, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जो इस दिल्ली जहाँ से गौतम गंभीर आते हैं, लोगों ने देखा ही नहीं है उनको। तो इसको लेकर के होता है कि इसको इन सब चीज़ों का जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, उसको कट करने के लिए एक तो नया चेहरा दे दो और एक फेमस आदमी दे दो, तो ये जो है ना वो काम कर जाता है। और जो नया चेहरा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो नया चेहरा भी अश्योर्ड होना चाहता है कि चुनाव जीतेगा। ऐसा ना हो कि वो लड़े और चुनाव हार जाए। तो उसकी जो प्रोफाइल उसका बना था अब तक के जीवन का, वो अचानक ना बुढ़ापे में आके खराब हो जाए, है ना। तो ये उसके लिए भी बहुत गारंटी, मतलब वो गारंटीड सीट चाहता है कि हमको आप आसान सीट दे दो, मैं आपके लिए प्रचार करता रहूँगा, मैं आपके लिए 1 महीना 1.5 महीना घूमूंगा, और ऐसा ना हो कि मेरा चुनाव वहाँ फंस जाए जाके। तो ये दिल्ली तो बीजेपी का गढ़ है, हम सब जानते हैं, 2 बार से लगातार 7 MP जीत के आ रहे हैं। और अभी जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बनी हुई है, उन सब के बीच में अक्षय कुमार के लिए, और अक्षय कुमार दिल्ली के हैं, इसलिए उनका आसान है। पता है, एक सवाल और है मेरा कि प्रहलाद जोशी साहब ने इशारा किया कि सुब्रमण्यम साहब और जयशंकर जी और अपनी निर्मला जी सीतारमण, ये दोनों भी चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं। अब कहाँ से लड़ेंगे इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। तो चूंकि ये बहुत मास पॉलिटिशियंस नहीं हैं, एक बार जेटली साहब भी लड़ने गए थे, तो उनको वहाँ अमृतसर फिर मैं गया था कवर करने के लिए। तो अमरिंदर वहाँ खड़े हो गए और वो बड़ा चर्चित चुनाव था, और अंत में उनको हारना पड़ा। तो और जैसे अमरिंदर घुसे ना, एक चाय दुकान पे मैं गया था सुबह चाय पर चर्चा करने के लिए, वो सबसे पूछा कौन कैप्टन या जेटली, सब बोलता था कैप्टन कैप्टन कैप्टन। अजीब हाल, कैप्टन उस वक्त अमृतसर घुसे भी नहीं थे। उसके बाद कैप्टन आया और पूरा चुनाव ही पलट दिया। तो फिर लोगों ने मुझे समझाया कि देखो ये ना गुरु की धरती है, यहाँ तो पग वाले चाहिए। हालांकि उसके पहले भी बिना पग वाले जीतते रहे, लेकिन उस बार कहा गया। और अमरिंदर बहुत बड़ा नाम था, मतलब उनका जब काफिला चलता था तो भाई साहब वो महाराजा पटियाला, वो गुरदासपुर में करा था। हाँ, नाम याद आ गया, युवराज सिंह के नाम की चर्चा है, क्रिकेटर बीजेपी से लड़ने की, गुरदासपुर है वो। इसलिए निकल पाएगी। हाँ, तो ये इस नाम की चर्चा थी। तो ढेर सारे सेलिब्रिटी के नाम हो गए। जो मतलब जो अभी सेलिब्रिटी क्रिकेट वाला चल रहा है, तो उसमें एक टीम संसद वाली। मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 2 बड़े सीनियर पॉलिटिशियन का नाम लिए जो राज्यसभा से आते रहे, निर्मला जी और जयशंकर साहब, कि उनको लड़ाने की बात है। ये प्रहलाद जोशी जी ने, जेटली जी जो मास पॉलिटिक्स नहीं करते थे, बीजेपी के एक थिंक टैंक थे, वैसे ही एक थिंक टैंक ये हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी, और मोदी जी बहुत ट्रस्ट करते हैं जयशंकर पे, और खासकर निर्मला जी बहुत उनकी ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट रही हैं बहुत पुराने ज़माने से मोदी जी की। तो ये लोग क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस करेंगे? और जेटली जी का एक हश्र इन्होंने देखा कि भाई वो मास पॉलिटिक्स नहीं करते थे और नहीं जीत पाए आखिरकार। मैं आपकी बात का एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, हवा मोदी की है, किसी को भी टिकट दे दो चुनाव जीत सकता है।
और ये मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और मोदी गारंटी इतने सेलिब्रिटीज की जरूरत क्यों, कार्यकर्ताओं को टिकट दो, सवाल तो ये उठता है। नहीं तो इसलिए मोदी इतने जो popular भाई हैं, जो तो जो कार्यकर्ताओं को जो टिकट जो सेलिब्रिटी हैं वो भी तो 5 साल 10 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। अगर ये हवा जो बनी है कैसे बनी है, अचानक थोड़ी अक्षय कुमार पलट गए, अचानक थोड़ी कंगना रनौत पलट गई, ये उन्होंने भी होमवर्क किया इन लोगों के साथ। मैं सुनिए मेरी बात, मेरे को जो मैं कहना चाह रहा हूँ पहले वो कह लूँ, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। आपने 2 नाम लेके छोड़ दिए, बीजेपी में और बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, पीयूष गोयल चुनाव लड़ने वाले हैं, और पीयूष गोयल के चुनाव लड़ने के बारे में WTO के CEO ने अबू धाबी में बयान दिया। अबू धाबी में कॉन्फ्रेंस चल रही है WTO की 2 दिन से, वहाँ पे भारत के वाणिज्य मंत्री नहीं पहुँचे, तो किसी पत्रकार ने पूछा, आज अखबार में स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि भाई आप पीयूष गोयल साहब नहीं आए, हिंदुस्तानी पत्रकार था कि आपसे उसकी मीटिंग होनी थी, तो बोले हाँ वो डिले हो गया है कुछ, वो इंडिया में जो चुनावी सीज़न चल रहा है, और सुना है कि मंत्री जी खुद चुनाव में लगे हुए हैं। तो ये वहाँ से बयान आया कि पीयूष गोयल यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वो पीयूष गोयल जो हमेशा राज्यसभा में रहे, तो पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान 100% लड़ रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, वहीं रुक गए हैं, वो तो अब लौट ही नहीं रहे दिल्ली की तरफ। निर्मला जी और जयशंकर जी। अब इन सब के बीच मेरा एक मन में सवाल मेरे मन में भी है बाबा, नितिन गडकरी को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ये जो टिकट ना मिलने वाली बात है ना, नहीं, और उसमें और भी नाम है, बहुत रक्षा राजनाथ सिंह का नाम भी तो है, हाँ इसीलिए ये भी तो बड़ा डाउट है। जो पहली लिस्ट आएगी परसों उसमें नाम होंगे ना, हाँ, वो देखना पड़ेगा। अब कैसे होंगे? हाँ, होने चाहिए। लेकिन आपको एक घटना सुना देता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं। कि अभी मैं गया था जब में कैफे हो गया। हाँ, ये जो जब सेशन एंड हो रहा था ना, तो 4-5 दिन जाने का मौका मिला। तो जैसे सेशन एंड होता है, लास्ट सेशन था 17वीं लोकसभा का, सांसद मिलते हैं, और सुमित जी अच्छा है ना, उम्मीद करते हैं 2-3 महीने बाद फिर मिलेंगे, हैं, तो और अश्विनी जी ठीक है ना। तो जब ये बात बोलते थे ना कि 2-3 महीने बाद मिलेंगे, तो रिस्पॉन्ड नहीं होता था। तो क्या हो गया, अरे यार कान में बोलते थे, क्या पता टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डर जो है ना, ये डर हर बीजेपी सांसद या जो भी सांसद है उसके दिल में बसा हुआ है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो शुरुआत सुमित ने की थी ना कि 30% टिकट कटेंगे, 27-21 तो अभी जा चुके हैं, 100-125 और भी जाएंगे। तो ऐसे में किनका नाम आएगा, लॉटरी किसके भरोसे लगेगी, ये कहना मुश्किल है। ये डर जो है वो बहुत सारे सांसदों के दिल में है। तो इसी बात से एंड करते हुए कि जैसा बाबा ने कहा कि कितने को कटेगा चेहरा, कितने नए आएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 18वीं लोकसभा में हमें बहुत से नए चेहरे देखने को मिले, जिसमें 100-125 तो हमें हमेशा मिलते हैं, 130 तो आते ही आते लेकिन इसमें 18वें लोकसभा में हो सकता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी क्रिकेटर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।